बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की डिस्कशन की। आज का जो हमारा फोकस होना है वो हमारे पास मौजूद है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स वगैरह गिवन हो तो हम लोगों ने उनसे कॉन्स्टेंट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। इसके लिए ना स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाया करो। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स आपके पास होंगी ये अच्छी खासी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हर पॉइंट को ना बहुत ज्यादा केयरफुली हमें पढ़ना होता है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन मोस्टली आपके जो पास जो क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के नेचर में आते हैं मोस्टली, लेकिन थोड़ी बहुत नेचर इनकी चेंज भी हो सकती है। तो मेरे प्रैक्टिस नोट्स में भी ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं कि हमने उन क्वेश्चन को कैसे जाके सॉल्व करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विच गेयर्स द प्रोडक्शन। अब देखिए दो प्रोडक्ट्स आपको बता दी, एक हमारे पास मौजूद है, द नेक्स्ट वन इज स्विच गेयर। ये प्रोडक्ट ए एंड बी भी हो सकती हैं, आपको बता देगा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। फिर साथ में कहता है द प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन 2 डिपार्टमेंट्स, और वो डिपार्टमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। अब आपसे कहता है द मशीन और द मशीन्स इन डिपार्टमेंट ए कैन वर्क अप टू 6 आवर्स पर डे। अब ये लिमिटेशंस आ गई हैं कि जो डिपार्टमेंट ए में हम लोग मशीन्स यूज कर रहे हैं ना, वो हमारे पास एक दिन के अंदर 6 घंटे से ज्यादा हम उनको नहीं चला सकते। फिर हमारे पास आया वेयर एज दोज इन डिपार्टमेंट बी कैन वर्क अप टू 7.5 आवर्स पर डे। अब अप टू आया तो मतलब ये उसकी मैक्सिमम लिमिट्स हैं कि आप लोग यहां तक जा सकते हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसके साथ हमारे पास इनइक्वलिटी कौन सी यूज होगी, लेस देन इक्वल टू। क्या साइन हम लोग यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स require 4 hours in department A and 3 hours in department B, whereas a switch gear requires 2 hours in department A and 5 hours in department B. The profit margin on transformer is rupees and on switch gear is rupees. How many transformers and switch gears may be produced to maximize the profit in a month giving? अच्छा, अब यही बस ट्विस्ट था क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए वैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोगों ने सॉल्व करना हो ना तो क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। हम लोग इसको सॉल्व करते कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर आपके पास आ गया ट्रांसफार्मर, यहां पर स्विच गेट्स। अब ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ यूनिट्स को हम लोग कहेंगे एक्स, स्विच गेट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स को यहां पर हम लिखेंगे अपने डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अब अगर आप देखें तो बज़ाहिर जो लिमिटेशंस आपको बताई गई हैं वो डिपार्टमेंट ए में 6 आवर्स एंड डिपार्टमेंट बी में 7.5 आवर्स पर डे, और इसके साथ साइन कौन से यूज होने थे, लेस देन इक्वल टू। साथ में देखें ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 3 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। आपने यहां पर 4 लिखा, यहां पर 3। फिर स्विच गेयर्स की तरफ गए, स्विच गेयर रिक्वायर्स 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 5 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, 2 एंड 5। फिर मैंने आपसे कहा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, और दोनों के दरमियान में प्लस, और साथ में कंडीशन लिख देनी है एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप लोगों ने ऐसे बनाए इसके कॉन्स्टेंट्स तो आपने गलत कर दिया। अब ये कॉन्स्टेंट ठीक नहीं है। अब उसकी रीजन क्या है कि बजाहिर यहां पर देखें तो जो लिमिटेशंस हैं ये पर डे के हवाले से हैं, जबकि आपसे जो पूछा गया वो 20 वर्किंग डेज का पूछा गया, तो आप लिमिटेशन भी 20 वर्किंग डेज की लेकर आएंगे। मींस दैट यहां पर आप लोगों ने 6 मल्टीप्लाइड बाय एंड 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 20, आपने ये आंसर रखना था। मैं आप यहां पे लिखते अपने पास 120, और डिपार्टमेंट बी के लिए अपने पास जाके लिखते 150, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। एनी प्रॉब्लम?
बस आपने ना इस बात का जरूर ख्याल रख लेना है कि लिमिटेशन कौन से टाइम ड्यूरेशन की और आपसे पूछा क्या गया। अगर ये एंड पे 20 वर्किंग डेज ना कहता, सिर्फ इतना कहता इन अ मंथ, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 30 करता। जब इन अ मंथ की बात करता तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 30, लेकिन उसने हमें बता दिया भाई उसमें वर्किंग डेज हमारे 20 हैं, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 30 नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाइड बाय 20 जाके करूंगा। क्लियर। और प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्रॉफिट की फॉर्म में है, दोनों के ऊपर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो हम लोग प्रॉफिट फंक्शन क्या बनाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इज इक्वल टू 5000 x प्लस 6000 y। अब ये कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए। एनी प्रॉब्लम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो सकता था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। दो प्रोडक्ट्स हम लोग यहां पर बना रहे हैं। Stable Limited manufactures two models of refrigerator, the Lex model and standard model. The Lex model requires 14 hours in department A and 40 hours in department B. Standard model requires 7 hours in department A and 30 hours in department B. Each month a maximum of 2100 hours. अब यहां पर देखें क्या कह रहे हैं, अब ये पर डे नहीं है, अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर। हाँ, अगर हमारे पास आता कि प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होगा, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करता। मेरी बात पिक कर ली सब बच्चों ने। नेक्स्ट, अवेलेबल इन डिपार्टमेंट एंड 8400 आवर्स इन डिपार्टमेंट, कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5000 ऑन ईच डिलक्स मॉडल एंड 4000 ऑन ईच। अब हम लोगों ने उसको कॉन्स्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बना के देना है। तो ये किस तरह से हमारे पास बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर देखिए दो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी, डीलक्स एंड, और दो ही डिपार्टमेंट्स हैं, ए एंड डीलक्स के नंबर ऑफ यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड के नंबर ऑफ यूनिट्स। इतना काम आप कर सकते हैं। अच्छा अब देखें, लिमिटेशन थी ए एंड बी के ऊपर। ए पर लिमिटेशन कितनी है 2100 आवर्स, बी पर लिमिटेशन कितनी है 8400। ऑल राइट। अच्छा ये मैक्सिमम लिमिट है, तो इसके साथ साइन कौन सा यूज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपने वैसे ही आके यहां पे पुट कर देना था। आपसे कहा गया डिलक्स मॉडल रिक्वायर्स 14 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 40 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। 14 एंड इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक ही रो में नहीं चले जाना, आपने फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट किया, फिर आप आए स्टैंडर्ड मॉडल पर, और स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में आपको क्या बताया गया, 7 आवर्स इन डिपार्टमेंट एंड 30 आवर्स इन डिपार्टमेंट 7 एंड। अब देखो काम आसान हो गया है। अच्छा आपकी बुक में ना कहीं पर x1 x2 लिखा हुआ है, तो आप वही यूज कर लो, x एंड y ना अज्यूम करो, x1 एंड x2 जाके अज्यूम कर लो। ये प्लस का साइन, साथ में x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको क्या प्रॉफिट बताया गया है इसके साथ, और दोनों पर प्रॉफिट है तो प्लस के साइन के साथ आएंगे। अगर किसी के साथ लॉस होता तो वो नेगेटिव के साइन के साथ आ जाता। हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू 5000x प्लस 4000। आई होप कि इसके बाद इसका सोल्यूशन आप लोग बना सकते हो, और अब आप लोग कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी सेट कर सकते हो अगर इस किस्म के कोई क्वेश्चंस हो तो हो जाएंगे। चलें गुड। अब चलते हैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप के ऊपर, मतलब इस जैसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लेने हैं। अब थोड़े से ना डिफरेंट टाइप्स के ऊपर चलते हैं, जिनमें हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। आप लोगों ने ना पहले एक मर्तबा अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ना है।
शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे तरीके से पहले रीड करें जी। क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिया आप लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये बाकी तमाम क्वेश्चन से जरा डिफरेंट टाइप का था। मतलब इसमें वैसी डाटा नहीं प्रोवाइड किया गया था जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 में प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डाटा था। इधर भी देखें तो आप लोग प्रोडक्ट दो ही बना रहे हैं और वो है आप लोगों के पास आपके कैलकुलेटर्स। अब अगर आप लोग कैलकुलेटर्स को देखें तो एक कैलकुलेटर वो है जो आप लोग यूज कर रहे हो, ये है हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। और देखिए, क्या आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं तो कैलकुलेटर तो उन्होंने भी रखे हुए होते हैं, क्या उनके पास सेम ऐसे कैलकुलेटर होते हैं जैसा आप यूज करते हैं? अच्छा, डिफरेंट टाइप का है, मतलब उसको चलें ग्राफिक कैलकुलेटर। आप लोग ये देखो, क्या दोनों सेम कंपनीज के नहीं होते? अगर आपके पास कैसियो कंपनी का है तो वो भी कैसियो कंपनी का है। मतलब एक ही कंपनी दो डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेटर्स बना रही है। कंपनी एक ही है लेकिन दो डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेटर्स बनाए जा रहे हैं। अब उन्होंने कैलकुलेटर्स जो बनाने हैं ना वो अकॉर्डिंग टू डिमांड बनाना है। मतलब हर स्टूडेंट के पास एक एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, है ना ऐसा? अच्छा, कुछ सीजन ऐसे होते हैं जहां पर हमें पता होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो कैलकुलेटर भी तो ज्यादा होने चाहिए। एक सीजन ऐसा आता है जहां पर हमें पता है कि इस सीजन के अंदर ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं तो उनका फोकस दूसरे कैलकुलेटर्स पे चले जाना चाहिए। तो मार्केट का ना एनालिसिस किया जाता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना, ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्शन करती रहे और उससे सेल ना हो तो वो खाम खाम में प्रोडक्शन नहीं करेगी। ऐसा भी नहीं होगा कि भाई सेल्स बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही। मतलब 500 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, 500 कैलकुलेटर चाहिए लेकिन प्रोडक्शन ही 300 की हुई है, तब भी तो फायदा नहीं होने वाला हमें, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है जबकि हम उतनी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। आपको ये सारा डाटा इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड्स कितनी है। तो आपसे कहा गया कि एटलीस्ट इतने इतने आप लोगों ने यूनिट जरूर बनाने हैं। एटलीस्ट इतने इतने मतलब कम से कम इतनी वैल्यू जरूर बनानी है। इससे ज्यादा बना दो लेकिन इससे कम नहीं बना। मतलब हमें पता है कि भाई हमारे पास 100 स्टूडेंट्स तो हर टाइम पे रहते हैं तो कम से कम 100 कैलकुलेटर्स तो होने चाहिए ना। कम से कम 100 जैसे उसे कहा तो अब ऐसा ना हो कि वो जाके 1000 कैलकुलेटर बना दें। तो फिर उनको लिए मैक्सिमम लिमिट भी सेट की गई कि आपने कम से कम इतने बनाने हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने इतने जाके कैलकुलेटर्स बनाने हैं। अब अगर आप लोग जहां पे गौर करें ना तो जो लिमिट्स लगी हैं ना वो लिमिट्स भी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगी हैं। जो लिमिट्स लगाई गई हैं वो लिमिट्स भी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई गई हैं। और इन प्रोडक्ट्स पे जो लिमिट्स लगाई गई हैं वो ना सिर्फ एटलीस्ट की हैं बल्कि एटमोस्ट की भी हैं। ऑल राइट। तो आपने हर सिचुएशन के मुताबिक इसका कॉन्स्टेंट जाके बनाना था। हर लिमिट के मुताबिक कॉन्स्टेंट बन जाता है। तो अब यहां पर देखें, हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर को ज्यूम कर लेते हैं अपने पास एक्स और ग्राफिक कैलकुलेटर को अपने पास ज्यूम कर लेते हैं वाई। सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग बना रहे हैं अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स जिनको हम लोग कहेंगे एक्स, और बना रहे हैं हम अपने पास ग्राफिक कैलकुलेटर्स जिनको हम लोग कहने जा रहे हैं वाई। ऑल राइट। अच्छा, अब जरा देखें, अक्सर बच्चे ना इसके कॉन्स्टेंट्स गलत बना देते हैं। आप ये ऐसे ही करते हैं। आप क्या करने लग जाती हैं, आपके माइंड में सेट हो चुका है कि हर बार एक्स प्लस वाई हमने करना है। ऐसा नहीं है। अब इसमें ना हर चीज को अलग अलग लेके चलो। साइंटिफिक की अलग लिमिटेशन है, ग्राफिक के ऊपर अलग से लिमिटेशंस हैं। तो अब आप लोग क्या करें, अगर आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो आपको सिर्फ एक्स एंड वाई के भी तो कॉन्स्टेंट मिले थे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो अभी तो आपको एक्स एंड वाई के भी तो कॉन्स्टेंट्स मिले थे। तो हमेशा यही नहीं सोचना कि कॉन्स्टेंट हमेशा इस तरह से बनेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई के लिए भी बना करते हैं। तो आज हमारा फोकस इनके ऊपर है कि ये कैसे बनेंगे। तो अब क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस इंडिकेट्स एन एक्सपेक्टेड डिमांड at least
ऑफ साइंट एंड अब देखें यहां पर ये दो डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये 100 साइंटिफिक के ऊपर है और 80 ग्राफिक कैलकुलेटर के ऊपर मौजूद है। अब साइंटिफिक को आपने क्या कहा था, एक्स, और साथ में वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, मतलब कम से कम 100 होना चाहिए, 100 से कम नहीं आ सकते। तो इसका पहला कांस्टेंट मेरे पास क्या जाके बनेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ऐसा नहीं है मैंने उसकी बात को अपने अल्फाज में लिख दिया। साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, 80 ग्राफिक कैलकुलेटर, क्या जाके लिखें, y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसका दूसरा कॉन्स्टेंट है। ऑलराइट, ये दो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स मैं लिख चुका हूं। साथ में क्या बताया गया, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब लाजमी बात है भाई, हमारे पास डिमांड तो है इतनी इतनी, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब मैं हजार हजार कैलकुलेटर बना दूंगा, ऐसा नहीं है। अब वो कहता है कि भाई मैं अगर अपनी लिमिटेशंस को देखूं, जैसे मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, मशीन और हो सकता है, तो वो आपको बताता है कि हम लोग नो मोर देन 200 साइंटिफिक एंड 170 कैन बी मेड डेली। अब देखिए ऊपर भी ईच डे था, जहां पर भी बात डेली की, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है आपको। जैसे हम लोगों ने पहले कन्वर्ट किए थे 6 मल्टीप्लाइड बाय 20, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 20, यहां पर कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखो भाई, कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर 100 से ज्यादा तो कहता है मैं बना दूंगा, लेकिन मैं डेली 200 से ज्यादा साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं बना सकता। अब कहते हैं मैक्सिमम 200 बनाऊंगा पर डे। तो इसकी क्या लिमिटेशन लिखेंगे हम लोग, x लेस देन इक्वल टू 200 एंड y लेस देन इक्वल टू 170। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा फिर कहते हैं टू सेटिस्फाई आ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपके कैलकुलेटर अगर आप लोग देखें तो मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ होगा, मेड इन थाईलैंड होगा, चाइना होगा, जापान होगा, इस तरह के बाकी सारे कंट्रीज। तो भाई वहां से पाकिस्तान में आएंगे भी तो सही ना कैलकुलेटर, तो वो शिपिंग ऑर्डर के जरिए आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक कस्टमर गया, आप मुंह उठा के शॉपकीपर के पास गए, भाई मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, उन्हें चाइना कॉल कर दी, भाई ये कैलकुलेटर भिजवा दो, मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कस्टमर आ गया, और वो शिपिंग कंपनी वाले दौड़ते चले आएंगे चाइना से पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, एक कैलकुलेटर लेकर। तो ऐसी कोई बात, आप लोग देखो जब आप लोग ना फूड ऑर्डर कर रहे होते हो फूड पांडा पर या इस तरह से, कहीं कहीं पे फ्री होम डिलीवरी भी मिल जाती है आप लोगों को, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा हुआ होता है कि मिनिमम ऑर्डर आपका इतना होना चाहिए। ऑलराइट, कि अगर आपका मिनिमम ऑर्डर 1000 रुपीज का होगा और अबाउ, तो हम लोग फ्री शिपिंग डिलीवरी, आप फ्री डिलीवरी होगी। लेकिन अगर उससे कम होगा तो वो आप कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी कहा गया कि शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ना, उन्होंने कहा है कि भाई एटलीस्ट 200 कैलकुलेटर्स होने चाहिए, तब हम लोग शिपमेंट करेंगे, अदरवाइज हम शिपमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे गौर करो, क्या उन्होंने ये कहा कि साइंटिफिक होने चाहिए, क्या उन्होंने कहा कि ग्राफिक होने चाहिए? अच्छा भाई, फूड फूड पांडा वाले को जैसे ही आपने ऑर्डर किया, क्या उसे कोई गर्ज है कि आपने पिज्जा मंगवाया, बर्गर मंगवाया, कढ़ाई मंगवाई, क्या मंगवाया, क्या उसे इस बात से कोई गर्ज है? उसे तो ये गर्ज है कि टोटल अमाउंट इतनी होनी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो इससे भी इस बात से कोई गर्ज नहीं है शिपिंग कंपनी वालों को कि सारे के सारे साइंटिफिक भेजो, सारे के सारे ग्राफिक भेजो, या मिक्सचर की फॉर्म में भेजो, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। अब आपने सिर्फ इस कंडीशन को मीट करना है। जब इधर मेंशन नहीं है तो आपने इसका कॉन्स्टेंट बनाना था x, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, प्लस y, मिलकर दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 200 होने चाहिए। ये बात आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी, बात क्लियर। और इसके बाद आपने उसे बता देनी है कंडीशन विच इज x एंड y
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें कॉन्स्टेंट तो बन गए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? कहते हैं if each scientific calculator solved result rupees 2 losses but each graphic calculator produces rupees 5 profit। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमें 2 रुपए का लॉस हो जाता है, जबकि ग्राफिक कैलकुलेटर पे हमें 5 रुपीज का प्रॉफिट है। तो अब हमारे पास ये प्रॉफिट फंक्शन बनेगा, लेकिन हम इस प्रॉफिट फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू -2 ऑफ एक्स प्लस 5 ऑफ वाई। लॉस है, इस वजह से वो नेगेटिव टर्म के साथ। बात क्लियर? ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी से इसका ग्राफ बनाएं। अच्छा, आप में से ना काफी सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक ठीक सॉल्व किया। ग्राफ बनाना ऐसे कोई मुश्किल चीज नहीं थी। ये देखें, इसका ग्राफ हमारे पास बना था कुछ इस तरह से। ये सबसे ज्यादा इजी प्रोसेस था। इसमें ना एज सच आप लोगों को एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और हमें पता है कि अगर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास वर्टिकल लाइन, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अब पहली वर्टिकल लाइन जा रही है हमारे पास 100 की वैल्यू पर। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहां पर हमने ना इसका ये 100 की वैल्यू पर पहली आप लोगों के पास लाइन जाएगी, और ये है कुछ इस तरह से। इसी तरह से ये लाइन 1 हो गई आप लोगों के पास। फिर आप लोगों के पास आ रही है ये x लेस देन इक्वल टू 200। तो आप लोगों ने यहां पर 200 पे आना था, ये 200। और यहां पर एक और वर्टिकल लाइन आप लोगों ने ड्रॉ कर लेनी थी। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर वाली जो कंडीशन थी वो आप लोगों ने यहां पर रिकॉर्ड कर दी। फिर आप लोग आए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब यहां पर गए और आप लोगों ने देखा कि आपके पास 80 कहाँ पे बनेगा? से दैट यहां पर हमारे पास 80 बन गया, तो यहां पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ये कुछ इस तरह। ये हमारे पास लाइन 3। फिर y लेस देन 170, तो यहां पर हमारे पास आएगा कोई 170। यहां पर एक और आप लोगों ने जाकर अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये 170 लाइन 4। लास्ट वन था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 200। कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर रहे थे। भाई 5 कॉन्स्टेंट्स है तो 5 ही स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी थी। यहां पर x को 0 करें तो y की वैल्यू 200, y को 0 करें तो x की वैल्यू 200। तो 200 आपके पास आएगा कुछ इधर, ये 200 आ गया। और ये जो लाइन आप लोगों के पास बनेगी वो आएगी इस तरह से, ये आप लोगों के पास लाइन 5 बन गई। ऑलराइट, अच्छा अब जरा कंडीशन देखिएगा। अब जरा बात सुनिए कि हम लोगों ने फिजिबल रीजन कैसे बनाना है। फिजिबल रीजन के लिए लाइन 5 ने कहा था कि इससे ऊपर रहना है, लाइन 1 ने कहा कि इसकी राइट हैंड साइड, लाइन 2 ने कहा इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लाइन 3 ने कहा इससे ऊपर, और लाइन 4 ने कहा इससे। तो ये आपका फिजिबल रीजन है। ओके, मतलब लाइन 1 ने ये वाले सारे एरियाज अपनी लेफ्ट हैंड साइड के सारे एरियाज कैंसिल करवा दिए, लाइन 2 ने अपने बाद वाले सारे एरियाज कैंसिल करवा दिए, लाइन 3 ने अपने से नीचे वाले एरियाज, और लाइन 4 ने अपने से ऊपर वाले एरियाज। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला रीजन बच जाता है। अब हम लोगों ने जाकर इसके कॉर्नर पॉइंट, ये देखें ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इनको जरा नेमिंग करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड पॉइंट ई। अब आप लोगों ने शायद ए बी सी डिफरेंट डिफरेंट किए हों, लेकिन वो वैल्यूज हमारी सेम आ जाएंगी। आपने स्पेसिफिक पॉइंट पे देखना है। अब जैसे अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं,
तो पॉइंट ए की वैल्यू, अब इनको डिटरमिन करना भी इतना मुश्किल नहीं है। पॉइंट ए पर एक्स की वैल्यू है 200 और वाई की वैल्यू है हमारे पास 80। फिर अगर पॉइंट बी पर जाएं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, पॉइंट सी पर अगर मैं जाऊं तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, अच्छा अभी भी देखें तो 200 से ज्यादा नहीं बन रहे हमारे पास, और ये तो एक कंडीशन थी ना कि 200 से ज्यादा ही होने चाहिए। फिर अगर पॉइंट डी पर जाएं तो पॉइंट डी पर एक्स की वैल्यू का हमें पता चल गया है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू 100 है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये लाइन 5 में जाएंगे, कॉन्स्टेंट 5 में, वहां पर x को 100 पुट करो तो y की वैल्यू 100 ही आ जाएगी हमारे पास, 100। सेम केस विद e। अच्छा e के लिए देखें, y की वैल्यू 80 है, e के लिए अगर देखें तो y की वैल्यू मेरे पास 80 है, तो x की वैल्यू जैसे ही y को 80 पुट करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 120 एंड ये 5 पॉइंट्स हमारे ये है फिजिबल पॉइंट्स। अच्छा इनमें अगर आप लोग गौर करें ना, किसी किस्म का कोई रिडंडेंट कॉन्स्टेंट नहीं है, क्लियर, पांचों के पांचों में से कोई भी रिडंडेंट कॉन्स्टेंट नहीं है हमारे पास। फिर हमने ये था हमारा प्रॉफिट फंक्शन, जैसे इसमें आकर पुट किया तो फिर हमारे पास वैल्यूज फर्स्ट पॉइंट से आ रही है 400 का लॉस प्लस 8 400 का प्रॉफिट 0 280 280। अगर आप 200 साइंटिफिक एंड 80 ग्राफिक कैलकुलेटर बनाते हैं तो आपके प्रॉफिट 0। फिर 200 170 450 100 170 100 एंड 120 80। प्रॉफिट फंक्शन है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन of maximum profit is 650 and the optimal solution is 100 and 170। 100 and इस पॉइंट पर जाकर हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए, 100 साइंटिफिक एंड 170 ग्राफिक कैलकुलेटर हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, मैन्युफैक्चर करने चाहिए। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? आई होप के क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अच्छा अब मेरे इन नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपकी होम असाइनमेंट, साथ में सेल्फ टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व करके आना है। कल हम लोग पहले इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेल्फ टेस्ट में इतना टाइम हमें नहीं लगना, और में काफी सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, जहां पर थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होंगे तो उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन, आपके सेल्फ टेस्ट में कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं तो वो मैंने कल आप लोगों को बता देने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।